हेलो एवरीवन, खमा गणी। यूपीएससी का प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक मेजर क्वेश्चन होता है कि ऑप्शनल क्या लें। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी अपना ऑप्शनल प्री डिसाइड करके रखा है, अगर आप एक पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आते हैं या आप किसी इंजीनियर सब्जेक्ट को ही अपने ऑप्शनल में परस्यू करना चाहते हैं तो मेजर चैलेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप अपना ऑप्शनल चेंज करना चाहते हैं या नया लेना चाहते हैं तब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि ऑप्शनल कौन सा लें। ऑप्शनल कौन सा लेना है ये 3-4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो स्कोरिंग है वो या नहीं है, क्योंकि देखो 500 नंबर का सवाल है। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, 250 मार्क्स के 500 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। और ऑप्शनल एक ऐसा है जो आपका मेकर एंड ब्रेकर है। यूपीएससी लिस्ट में आपका नाम आएगा, आपको कौन सी रैंक मिलेगी। ऐसे के अंदर ऐसा ऑप्शनल लेना जिसमें आप लगभग 300 के आसपास, लाइक 270 से अबाउ रेंज से 300 के बीच में अगर आप स्कोर कर सकते हैं तो वो ऑप्शनल हमेशा बेनिफिशियल रहता है। क्योंकि देखो जीएस के मार्क्स में ना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जीएस के मार्क्स में 20-30 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। नंबर अगर आप टॉपर्स की मार्कशीट भी देखोगे तो इट कम्स इनटू दी ऑप्शनल मार्क्स की उनका +100 हो रहा है, +90, 80 हो रहा है। सेकेंड होता है कि आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अभी आप मैथ्स ले लो, आप एंथ्रो ले लो, आपको अगर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कभी उतना डीप स्टडी उसका कर नहीं पाओगे। उसमें बहुत ही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, उसको आपको लिंक करना पड़ता है, एंड देन यू आर फाइटिंग फॉर 500 मार्क्स। तो ऐसे में ऐसा ऑप्शनल जिसमें आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ भाई पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इसको समझने में मज़ा आ रहा है, लिखने में आ जाएगा, समझ आ गया ना तो थोड़ी प्रैक्टिस करके लिख भी देंगे। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पर्टिकुलर ऑप्शनल का आपका स्टडी मटेरियल जो है वो मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। नाउ स्टडी मटेरियल देखो 2-3 तरह के होते हैं कि एक तो हमारी जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं वो हो गई, एक हमारे कोचिंग के जो नोट्स होते हैं, या फिर क्या कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है या नहीं है। स्टडी मटेरियल में देखो बहुत ये कन्फ्यूजन रहता है कि क्या सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़ें या फिर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ें। तो ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि आप एक बार स्टैंडर्ड बुक्स ज़रूर पढ़ो, क्योंकि नोट्स हमेशा नोट्स होते हैं, वो आपको एक एक्सटेंसिव आइडिया नहीं देंगे। जब आप किसी चीज़ का हिस्ट्री या बैकग्राउंड समझ लेते हो ना तो आपको वो कॉन्सेप्ट कभी भी इन डीप समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम पर्टिकुलरली ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे, इसका स्ट्रैटेजी, इसके पेपर का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर लेके आ सकते हैं। हम 25 अक्टूबर से ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम 360 डिग्री कवरेज लेंगे। इसका करंट अफेयर इसमें सारे इंक्लूड करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनका हम एनालिसिस करेंगे, इसके साथ में एनसीईआरटीज़ भी हम इंक्लूड करेंगे। नाउ एनसीईआरटीज़ हम सेपरेट नहीं करेंगे, हम लोग सेपरेटली एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के पढ़ेंगे सिलेबस में उनके अंदर हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक कवर होगा। इसके साथ में मैपिंग एंड डायग्राम, ये सब ज्योग्राफी का एक बहुत मेजर पार्ट होता है, क्योंकि इट्स बीन सेड एंड इट इज़ एडवाइजेबल ऑल्सो कि आप हर क्वेश्चन के अंदर हर पेज पे आप एक मैप या फिर एक डायग्राम बनाओ, केस स्टडीज़ लेके करो। और ज्योग्राफी क्योंकि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है ना, तो इसको वो लगता है कि अरे इतना बड़ा सिलेबस है कैसे कवर करेंगे, समझ में नहीं आएगा। पर्टिकुलरली ह्यूमन ज्योग्राफी के जो थ्योरीज एंड मॉडल्स होते हैं, जो थिंकर्स हैं, उनका समझ नहीं आता है। तो उनमें वो है कि आप उसको एज ए स्टोरी लाइन पढ़ो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंदर कवर करेंगे। आप इसको videos.onlyis.in पे देख सकते हो, ये हम लिंक पे भी दे देंगे, अभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पे जाके आप इसको सर्च कर सकते हो। अच्छा, ज्योग्राफी ऑप्शनल, अब सेकंड पोर्शन आता है कि क्यों लेना है, क्यों मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ करूँ। एक तो ये जीएस का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन कवर करता है। जैसे जीएस 1 के अंदर जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी वाला पोर्शन है, इट इज़ कवर्ड अंडर दिस। ठीक है, सेकंड सोसाइटी के अंदर भी जो पर्टिकुलरली पॉपुलेशन वाला पार्ट हो गया या अर्बन वाला पार्ट हो गया है, इन सारे पोर्शंस को भी ज्योग्राफी कवर करता है। तो जीएस का एक बड़ा पोर्शन कवर हो गया। जीएस 2 के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो हमारा एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है ज्योग्राफी का, उसके अंदर कवर होता है ये। जीएस 3 के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हो गए, वो कवर होता है। एग्रीकल्चर का कंप्लीट टॉपिक इसके अंदर कवर होता है। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट इसके अंदर कवर होता है। एनवायरनमेंट के जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब इसके अंदर कवर होते हैं। तो ये सारे टॉपिक जीएस 3 के आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप ऑप्शनल कर लेते हो तो। ये तो बात हो गई मेंस की।
आपको ऐसे के अंदर भी एक्सटेंसिवली हेल्प करता है, क्योंकि हम इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए पढ़ते हैं। मतलब आप देखो कि एक्सटेंसिवली जब आप ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस देखोगे ना, तो ये बहुत एक्सटेंसिव है, ये बहुत ही मतलब काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स को कवर करता है। तो ऐसे के अंदर लिखने के लिए आपके पास हमेशा फॉर्डर मटेरियल रहेगा, आपके पास हमेशा केस स्टडीज़ एंड एग्जाम्पल्स रहेंगे इसमें लिखने के लिए। देन प्रीलिम्स के लिए भी आप देखो कि इस बार वाले पेपर में जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। पिछले 2-3 सालों से जियो के क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे, बट दिस ईयर मेनी क्वेश्चंस हैज़ कम। एंड इसके साथ में मैपिंग के जो क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के अंदर, वो तो हमेशा ताबड़तोड़ आते हैं। तो ऐसे के अंदर ज्योग्राफी आपको हमेशा एक एडवांटेज देता है कि आपको एक तो जियो पूरा कवर हो गया, करंट अफेयर जियो का आपका उसके साथ कवर हो गया, और मैपिंग वाला जो पोर्शन है, इतनी हम इसमें मैपिंग करते हैं कि आपके सारे लोकेशंस वैसे ही आपको याद हो जाती हैं। ठीक है। सेकंड है कि जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, आप इसको हमेशा डे टू डे लाइफ में, जैसे कि आपने क्लाउड्स देखे, आपने देखा कि अच्छा हाँ क्लाउड्स ऐसे बन रहे हैं। आप कभी किसी सी बीच पे गए तो आपने देखा कि अच्छा बीच, अच्छा ये इरोजनल इसका फीचर है, ये इसका डिपोजिशनल फीचर मुझे दिखाई दे रहा है, अच्छा सी क्लिफ ऐसे बनी होगी। तो मतलब जब आप जियोग्राफी पढ़ना स्टार्ट करोगे और आप बाहर जाओगे ना, तो आप इतना ब्यूटीफुली लिंक करोगे ना कि अच्छा ये डेल्टा यहाँ पे इसलिए बन रहा है, ये देखो डेल्टा की जो मिट्टी है वो बारीक है। वही अगर आप अप हिल्स में जाओगे, हिमालयाज़ के ऊपर जाओगे, तो आप देखोगे कि अच्छा यहाँ पे तो मुझे कंकर मिल रहे हैं। तो यू विल अंडरस्टैंड कि वाई दिस इज़ हैपनिंग। ओशंस के अंदर कैसे टाइड आ रही है, सुनामी का क्या इम्पैक्ट है, सुनामी कैसे जनरेट हुई है, आपको ये सारी चीज़ें क्विकली समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। डे टू डे लाइफ लिंकिंग आपका स्टार्ट जब आप करते हो ना, तो आपको कभी भी किसी भी टॉपिक को समझने में दिक्कत नहीं होती, उसको याद रखने में दिक्कत नहीं होती है। साइक्लोन आया, आपको पता है कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए साइक्लोन आया, ऐसा डेवलप हो रहा है, इस तरफ ये मूव करेगा, यहाँ पे ये हिट करेगा, फिर ये फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यू नो हाउ इट इज़ going to happen and why it is happening, you know that. And then geography is a very very interesting combination of science and humanities. हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी का पोर्शन है ये साइंस से रिलेट करता है, आपको इसमें लॉजिक लगाना है। लेकिन जो ह्यूमन ज्योग्राफी है वो ह्यूमन से रिलेट करता है, वो सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का टॉपिक है। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है कि जो अर्थ है जिस पे इतने सारे फीचर्स हमको दिखाई देते हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओशन, सी, रिवर, कॉन्टिनेंट्स, इन सब का कोई मतलब नहीं है अगर ह्यूमन वहाँ पे नहीं रहेगा। ह्यूमन का इन फिजिकल फीचर्स के साथ में क्या रिलेशन है, वो एक बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन देता है साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ का। तो आपको बहुत बड़ी एंड बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाती है। तीसरा चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हो ना, जैसे अगर आप पॉसिबिलिज्म का, आप डिटर्मिनिज्म का, आप नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया ना, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस नियो डिटर्मिनिज्म को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में ऐसे चुटकी में लिंक कर दोगे कि अच्छा ये बात तो ग्रिफिथ टेलर ने बोली थी, हाँ ये वाला चीज़ मैं लिंक कर सकती हूँ। सो बहुत ईजिली आप पेपर 1 एंड पेपर 2 के जो डॉट्स हैं उनको कनेक्ट कर लोगे। एंड वंस यू लर्न टू कनेक्टिंग दिस डॉट्स, देयर इज नथिंग विच कैन स्टॉप यू इनटू हैविंग अ वेरी गुड स्कोर इनटू द ऑप्शनल। पांचवा है कि आप इसमें बढ़िया मैप एंड डायग्राम डालो। जितना अच्छा क्रिएटिवली आप मैप एंड डायग्राम इसमें डाल सकते हो, उतने ही आपको स्कोर इसमें ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज तो ये आता है कि यार सिलेबस इतना बड़ा है, जियोग्राफी का सिलेबस सबसे बड़ा है। आई टोटली एग्री विद यू। और रिवीजन कैसे करें, मतलब बहुत बार तो ये ऐसे बोलते हैं कि एंथ्रो वालों को या जिनके छोटे सिलेबस हैं उनको पूरा कवर करने में जितना टाइम लगता है उतना तो हमको रिवीजन में टाइम लगता है। दिस इज़ एट अ पॉइंट दिस इज़ ट्रू ऑल्सो। लेकिन आप अगर स्ट्रैटेजिक रिवीजन करो, अगर आप फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रैटेजिक अपने छोटे छोटे नोट्स बना के की पॉइंट्स के साथ रिवीजन करो ना, आई कैन बेट यू ऑन दिस कि ज्योग्राफी से इजी ऑप्शनल और ज्योग्राफी से इजी रिवीजन किसी का नहीं होगा। लो स्कोरिंग ऑप्शनल है, जियो में नंबर नहीं आते, गलत बात है। अच्छा, अगर आप देखोगे ना ओवरऑल तो जियोग्राफी एक बहुत ही कांस्टेंट सिलेक्शन देती है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें या तो बिल्कुल ही नहीं होगा या एक्सट्रीमली हाई हो गया। डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कितना रिवाइज करा है, आपका आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कितना था, आपका स्कोर आप 300 प्लस से लेके 250 माइनस तक भी आ सकता है। इट डिपेंड्स टोटली ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, जो हर एक ऑप्शनल के साथ ट्रू है। लॉट्स ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स, यार देखो बिना स्टैंडर्ड बुक्स के पढ़े ना आप कभी भी
कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सकते हो ऑप्शनल के अंदर। स्टैंडर्ड बुक्स वो बुक्स हैं जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम बेसिक से समझाती है, एंड वंस यू अंडरस्टैंड इट, नोट्स हमेशा नोट्स होते हैं, नोट्स आर ऑलवेज द शॉर्ट फॉर्म। तो जब तक आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझ नहीं आएगा ना, वो नोट्स आपको हमेशा आधे समझ में आए हुए रहेंगे। चेंजिंग पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, सारे ऑप्शनल का चेंज हो रहा है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जियोग्राफी का अकेले नहीं हो रहा है। लेकिन जियो में एडवांटेज क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लो ना, उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए, क्योंकि स्टैटिक का ऐसा पोर्शन है ना कि अब सब पूछ लिया है, तो उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन को रिपीट करके, वही है कि इधर का कान उधर से, उधर का कान इधर से पकड़ लिया है और उसी क्वेश्चन को रिपीट करके पूछा जा रहा है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि जो पेपर 2 है उसमें जीएस जैसा लगता है, उसमें क्वेश्चन पेपर अगर आप किसी जीएस वाले को नॉन ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी दे दोगे तो वो भी उसको सॉल्व कर लेगा। यही तो प्रॉब्लम है, अगर आप ऑप्शनल में जीएस का आंसर लिखोगे तो आपको ऑप्शनल वाले मार्क्स कैसे मिलेंगे? जीएस का पेपर तो अलग हो रहा है ना, आपको इसमें जीएस का आंसर नहीं लिखना है। तो अभी क्या है, ऑप्शनल का आंसर कैसे बनाए, एक मेजर क्वेश्चन रहता है। आप ऑप्शनल में क्या अलग पढ़ रहे हो? आप ऑप्शनल में अलग पढ़ रहे हो पेपर 1, जिसके अंदर पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर मॉडल्स हैं, थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, इन सब को आपको लिंक करना है जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे कि वॉन थुनन का थ्योरी हो गया है, जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर का थ्योरी हो गया है, जैसे हमारी रिमलैंड थ्योरी हो गई है, हार्टलैंड थ्योरी हो गई है। इन सबको जब आप, जो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है, उससे जब लिंक करोगे स्टैटिक पार्ट को, तभी जाके वो आपका आंसर ऑप्शनल का आंसर लगता है। एंड ऑल्सो ज्योग्राफी के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मैप्स ड्रॉ करें, हम केस स्टडीज़ दें, हम डायग्राम्स बनाएं। इसके अंदर सिलेबस देखो, पेपर 1 के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर हम एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस को पढ़ते हैं, इसके अंदर हम स्लोप डेवलपमेंट पढ़ते हैं, साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ते हैं, वोल्केनोज, अर्थक्वेक पढ़ते हैं। इन शॉर्ट हम बेसिक फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ के स्टडी करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम पूरे एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, विंड कैसे सर्कुलेट होती है, टेम्परेट साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ओशनोग्राफी में हम पूरे ओशंस के बारे में स्टडी करते हैं, ओशंस का बॉटम कैसा है, टोपोग्राफी कैसी है ओशंस बॉटम की, उसके बाद में हमारा कैसे जो ओशन वाटर है वो कैसे मूवमेंट कर रहा है। बायो एंड एनवायरमेंट जियोग्राफी जो है, ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं। इसमें हम आसपास का हमारा जो इकोलॉजी है इसके बारे में स्टडी करते हैं। सॉइल क्या है हमारा, ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है नेचर पे, नेचर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन पे, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। ये हमारा पेपर 1 का पार्ट 1 है। पेपर 1 का पार्ट बी जो है वो ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाता है। अभी तक पार्ट ए क्या था, ये फिजिकल ज्योग्राफी था, अभी पार्ट 2 ह्यूमन ज्योग्राफी आ गया है। ये बात है हमारी सोशल साइंसेस की, यहाँ पे हमारी सोशल साइंसेस आ जाती है। पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, रीजनल सिंथेसिस क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, ड्यूलिज्म क्या है, डाइकोटमी क्या है ज्योग्राफी के अंदर, कौन कौन से डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके अंदर, इसमें हम्बोल्ट ने क्या बोला है, रिटर ने क्या बोला है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंदर वर्ल्ड की इकोनॉमिक आती है, इसके अंदर कुछ छोटी सी थ्योरीज हैं, बाकी जनरल जो वर्ल्ड के फिनोमिनाज हैं इकोनॉमी से रिलेटेड वो आता है। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट कंप्लीटली डिपेंडेड अपॉन द पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट कैसा है, रूरल सेटलमेंट कैसा है, दोनों में चैलेंजेस क्या है, दोनों की थ्योरीज क्या है, पॉपुलेशन के अंदर क्या कौन सी थ्योरीज है, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। रीजनल प्लानिंग, इसके अंदर हम पूरा रीजनल प्लानिंग पढ़ते हैं। मॉडल थ्योरीज, लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये अलग से टॉपिक दिया है, बट ये टॉपिक अलग से करने के बजाय हमेशा ये होता है कि जैसे अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर की थ्योरी को इसके साथ करो, जब हम इंडस्ट्रीज कर रहे हैं तो हम इंडस्ट्रियल थ्योरी को इंडस्ट्री के साथ करेंगे, जब हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटिकल थ्योरीज को इसके साथ स्टडी करेंगे, जब हम अर्बन इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं, अर्बन स्फेयर पढ़ रहे हैं, तो अर्बन की जो थ्योरीज है उनको हम अर्बन के साथ करेंगे, रेदर देन डूइंग देम सेपरेटली। ये जब हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ करते हैं ना, तब हमको रेलेवेंस समझ में आता है और तब हमें लिंकिंग समझ आता है कि अच्छा रे, इसको तो ऐसे लिंक करना था। तो आपको क्या करना है कि बेसिक फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एक बार अच्छे से दोनों को लिंक करके अंडरस्टैंड कर लो, दोनों को रिलेट कर लो, दोनों अलग नहीं है। वी आर ह्यूमंस एंड वी आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, ठीक है। तो ऐसे के अंदर दोनों आपस में इंटरलिंक्ड हैं, तो आंसर में भी वही इंटरलिंकिंग दिखाई देनी चाहिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, इन सब को पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में जब यूज़ करते हैं ना तो मार्क्स अच्छे आते हैं। एंड रिविजन के लिए वही क्विक एंड शॉर्ट नोट्स, एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना तो डिटेल नोट्स कभी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। शॉर्ट नोट पढ़ोगे और झट से याद आ जाएगा, अच्छा ये तो हाँ ये था, याद आ गया।
पेपर 2 जो है वो पूरा का पूरा इंडिया का पोर्शन है। फिजिकल सेटिंग, हिमालयाज कैसे बने, इंडिया का फिजिकल फीचर्स क्या है, हमारी रिवर्स कौन सी है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है, हमारे साइक्लोन्स के बारे में, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, इन सब के बारे में आता है। इस टॉपिक को सेपरेट नहीं करा जाता है, इस टॉपिक को हम थोड़ा जियोमॉर्फोलॉजी के साथ करेंगे, हम थोड़ा इसे क्लाइमेटोलॉजी के साथ करेंगे और थोड़ा हम इसे बायो एंड एनवायरनमेंट के साथ करेंगे। जैसे कि जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ रहे हैं, जब हम माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस को स्टडी कर रहे हैं, उसी वक्त पे हम हिमालय के फॉर्मेशन की बात करेंगे। जब हम रिवर सिस्टम या ड्रेनेज के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी वक्त हम ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे। जब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी वक्त हम इंडिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, मॉनसून हो गया, इन सब के बारे में साथ में स्टडी करेंगे। तो इस तरीके से इंटरलिंकिंग स्टडी होगी। रिसोर्सेज, इसके अंदर बायोटिक रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज, ओशनिक रिसोर्सेज, इन सब का होता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें करंट से लिंक करना है इसको। इंडस्ट्रीज, इसमें हम थोड़ी सी थ्योरीज पढ़ते हैं एंड देन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को वहाँ पे ही ये लगेगी, हमारी कौन सी वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, कौन सी वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट का क्या रोल है, कौन सी थ्योरीज हैं जो इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन क्या होगी इसको रूल करती हैं। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, बहुत छोटा सा बहुत सिंपल टॉपिक है, आजकल ये करंट से लिंक हो गया है पूरा। कल्चरल सेटिंग के अंदर हम इंडिया की कल्चरल सेटिंग पढ़ते हैं, इसमें ही हमारा पॉपुलेशन का एस्पेक्ट आता है। तो इसका आधा पोर्शन हम पेपर 1 का जो हमारा पॉपुलेशन था उसके साथ कवर अप करते हैं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन हो गए या इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, ये सब चीज़ें अलग से नहीं करनी है। वही जब एक बार हमने वर्ल्ड का करा और दूसरी बार हमने इंडिया का देखा, ऐसे ही इंटरलिंकिंग से आपका सिलेबस ओवरलैप हो जाएगा और वो कम हो जाएगा। सेटलमेंट, जब हम पेपर 1 का सेटलमेंट पढ़ेंगे तभी हम इंडिया का जो सेटलमेंट है उसको स्टडी करेंगे। रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, जब हम पेपर 1 का रीजनल कॉन्सेप्ट करेंगे तब हम इसको भी कवर अप करेंगे। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इसके अंदर पेपर 1 में पार्ट बी में जो मॉडल्स एंड थ्योरीज हैं, इसके अंदर कुछ 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, रिमलैंड एंड हार्टलैंड पॉलिटिकल थ्योरीज, उनको हम इसके साथ करेंगे तो हमको ये क्विकली समझ आ जाएगा। एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऐसा टॉपिक है ना जो मोस्टली करंट से रिलेट हो गया है आजकल, तो इसमें जब तक थ्योरीज नहीं दोगे ना तब तक इसका रेलेवेंस लगेगा कि अरे ये तो जीएस का आंसर लिख दिया है। देन कंटेम्प्रेरी इश्यूज ऐसे हैं जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं पूरे के पूरे। नाउ ये करंट अफेयर के टॉपिक्स सेपरेट पढ़ने से, जैसे कि सुनामी हो गया है या फिर अर्बन अनरेस्ट हो गया है या इश्यूज इन स्लम हो गया है, इन सब को हम जैसे जैसे ये टॉपिक करेंगे वैसे वैसे इसको कवर अप करेंगे। देयर इज़ नो नीड टू डू अ सेपरेट स्टडी ऑन द कंटेम्प्रेरी इश्यूज, साथ में ये होता जाएगा। तो अभी क्या है, देखो एक तो सिलेबस दिखता बड़ा है, आप पर उसे डरो मत, क्योंकि देखो जब आप पेपर 1 पेपर 2 को लिंक करके करोगे ना तो सिलेबस ऑटोमेटिकली ओवरलैप हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिवाइज कैसे करना है। रिवीजन के लिए स्टार्टिंग से छोटे छोटे नोट्स, आई विल टेल यू, जब हम अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो इस कोर्स के अंदर भी मैं आपको बताती जाऊंगी कि कैसे आप इसमें से छोटे नोट्स बनाते जाओ, फटाफट से लिखते जाओ अपने। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स को अपना जो बोलते हैं ना कि अपना वो हथियार है वो बनाओ, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक्स को एक बार पढ़ो, फिर आपको अगर नोट्स फॉलो करना है, आपको उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, वो आप देखो। बट एक बार आपका अगर बेसिक क्लियर हो गया तो आपको एडवांस में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम बोलते हैं ना कि घर का नींव मजबूत होना चाहिए, तो जब तक घर का नींव मजबूत नहीं है, ऊपर आप चाहे व्हाइट हाउस खड़ा कर लो वो कभी भी सॉलिड नहीं रहेगा। तो आपको नींव मजबूत करनी है, और हमारा यूपीएससी में नींव है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से एकदम क्लियर करो। जितना प्रैक्टिस आप मैप, डायग्राम, इन केस स्टडीज़ का कर सकते हो उतना करना है। केस स्टडीज़ जो हमारी डे टू डे आपको न्यूज़पेपर के अंदर एग्जांपल्स दिखते हैं उनकी स्टडी करनी है। रिसोर्सेज को मिनिमम रखना है, मैक्सिमम प्रैक्टिस एंड मैक्सिमम रिवीजन करना है। एक बुक को 10 बार पढ़ो रेदर देन 10 बुक को एक बार पढ़ने से। एक किताब को जब आप 10 बार पढ़ोगे तो एक तो एग्ज़ाम में झट से आपको याद आ जाएगा, और दूसरा हर बार जब आप पढ़ोगे आपको एक नई चीज़ उसमें समझ में आएगी। और जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी बुक को या किसी भी टॉपिक को जब आप फन लर्निंग करते हो तो आपको उसको मेमोराइज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली वो आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाती है कि हाँ अरे ये तो ऐसे पढ़ा था, मुझे समझ आ गया। एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कभी भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी वही मैंने आपको बोला कि इधर का कान उधर से, उधर का कान इधर से पकड़ के रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछती है, तो इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है। सो ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ज्योग्राफी का, कि ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी कैसे हमको अप्रोच करनी है।
अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले यूट्यूब पे हम साइकिल ऑफ इरोजन जो है इसको एक कंप्लीट करेंगे। हमने एक डाल दिया है, बाकी भी जो साइकिल ऑफ इरोजन पेंक और एलसी किंग का है और उनका क्या कंपैरिजन है, इसको भी हम यूट्यूब पे कम्प्लीटली कवर करेंगे, आप उसको देख सकते हो। एंड अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दिस इज़ इट। आई विश यू ऑल द वेरी 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 बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।